कल केसेस वगैरह जो हमने नोट करवाए थे, ठीक है, तो सारे केसेस वगैरह उनको बार बार देखते रहिए, एक बार में याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं याद होंगे, ठीक। नाम अगर याद हो जाते तो ठीक है, नहीं याद होते हैं तो बस कुछ थोड़ा बहुत आप अपना तैयार कर लीजिए, अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए किस सेक्शन से रिलेटेड कौन सा केस है, ठीक है। बस इतना अगर प्रिपेयर कर लेंगे उतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जरा इसमें लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं सेक्शंस, डॉक्ट्राइन इसके लिख लीजिएगा जो जो चीज। हाँ, रूल अगेंस्ट अक्यूमुलेशन हम बता चुके हैं पहले भी, किससे रिलेटेड है ये, किससे रिलेटेड है, सेक्शन 17। सेक्शन 17 में जो प्रोविजन किया गया वो किसका प्रोविजन किया गया, रूल अगेंस्ट अक्यूमुलेशन। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14, नोट करते रहिए। ये नहीं बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस किससे रिलेटेड है, सेक्शन 26 से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, सेक्शन 26 से रिलेटेड है साइप्रस। हिंदी नहीं पता, हिंदी है, accumulation 14, rule against perpetuity, sorry, accumulation 17, rule against perpetuity 14, doctrine of Cyprus, doctrine of Cyprus 26, C by PRES, Cyprus। इलेक्शन किससे रिलेटेड है, सेक्शन 35 से, ऑस्टेंसिबल ओनर 41, ठीक है। ये हमने बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग स्टॉपेल किससे रिलेटेड है, मेंस के दौरान हमने बताए, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग स्टॉपेल किस सेक्शन से रिलेटेड है, फीडिंग स्टॉपेल सेक्शन 43 से रिलेटेड है। अच्छा बोल रहे हैं अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग स्टॉपेल, तो डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग स्टॉपेल किस सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 43 से रिलेटेड है। अगला लिखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन सेक्शन 46, सेक्शन 46, सेक्शन 46, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी या प्रायोरिटी का सिद्धांत जो है, सेक्शन 48, डिपेंडेंस बताया था मैंने 52, डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन 61, 61 कंसोलिडेशन सेक्शन 61। हो गया। फिर अगला, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी सेक्शन 43, तो 43 बता, 73, सेक्शन 73, सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। लीज बाय होल्डिंग ओवर, लीज बाय होल्डिंग ओवर सेक्शन 116, लीज बाय होल्डिंग ओवर सेक्शन 116, हिंदी में बोलते हैं फैलाव का सिद्धांत, ठीक है। फैलाव का सिद्धांत किस धारा से रिलेटेड है, फैलाव का सिद्धांत किस धारा से रिलेटेड है, 116, 116, हाँ, अतिधारण, ठीक है। यही पूछे जाते हैं, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग स्टॉपेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइप्रस भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ये बताया था मैंने,
डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन नहीं बताया, 27 बताया, मेंस के दौरान बताया, यहां पे नहीं बताया। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन सेक्शन 27, सेक्शन 27 सेवरेबिलिटी लगभग हर जगह, बहुत जगह पे लागू होता है, ठीक है, सेक्शन 27, ठीक है। तो ये आपके कुछ डॉक्ट्राइन्स वगैरह हैं जो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हम लोगों ने केस लॉ को अलग करते हुए और प्रोविजंस को अलग करते हुए डिस्कस कर लिया। फिर हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे, अब पढ़ेंगे सीपीसी, ठीक है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन चीजों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें से ऐसी हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। एक तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक्ट था, सॉरी सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड कब अस्तित्व में आया और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो इसकी है वो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, ठीक है। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या थी कि कब लागू किया गया था, 1909 में इसको लागू किया गया। देखिए 1908 का ये एक्ट है, लागू कब किया गया था, 1909 में लागू किया गया, ठीक है। तो सेक्शन 1, वैसे तो अगर हम बात करें कि मेंस में हम लोग सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में सेक्शन 1 को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट क्या थी, 1 जनवरी 1909 को सीपीसी जो है, सीपीसी को लागू किया गया। प्रोविजन कहां पर किया गया, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सीपीसी को कब लागू किया गया, 1 जनवरी 1909 को लागू किया गया। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि सीपीसी जो है, सीपीसी किस तरीके का लॉ है, तो सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ, किस तरीके का लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ। और इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो सब्सटेंटिव लॉ के प्रोविजन भी हैं, सारभूत विधि के भी प्रावधान हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्री लीगल एड की, अगर हम बात करते हैं तो फ्री लीगल एड क्या है या निःशुल्क विधिक सहायता क्या है, ये सब्सटेंटिव लॉ के रूल्स वगैरह हैं। या अगर हम बात करें कि जैसे ऑर्डर 33 की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर 33 देखिए क्या है, कि सब्सटेंटिव लॉ का एक प्रोविजन है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ, अब अगर जैसे यहाँ पे यूपी में जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, तो आप लोग क्या कराएंगे, केवल और केवल टिक करेंगे प्रोसीजरल लॉ। वैसे अगर हम बात करें कि कुछ प्रोविजंस इसमें सब्सटेंटिव लॉ के भी प्रोविजंस हैं, लेकिन फिर भी हमें जो टिक करना है वो टिक क्या करना है, केवल और केवल सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ जो है प्रोसीजरल लॉ को ही टिक करना है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड के कुछ और बेसिक चीजें जब हम जान लेते हैं कि इसको कहां पर लागू किया जाएगा, तो सिविल प्रोसीजर कोड जो है, सिविल प्रोसीजर कोड को पूरी इंडिया में लागू किया जा सकता है, भारत की सीमाओं में कहीं पर भी सिविल प्रोसीजर कोड जो होगा उसको लागू किया जा सकता है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि जो डील करता है किन, तो सिविल मैटर्स जहां पर सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सिविल राइट्स के वायलेशन पर क्या किया जाता है कि जो कार्यवाही वगैरह जो प्रोसीडिंग की जाएगी, प्रोसीडिंग किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए की जाएगी, सिविल प्रोसीजर जो होगा, सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मतलब जो भी कार्यवाही वगैरह होगी या जो प्रक्रिया वगैरह होगी, जो प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को कोर्ट में किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 2। अब देखिए इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। सेक्शन 2 में भी हमें सारी चीजें नहीं जाननी है, हम सेक्शंस बता दे रहे हैं। सेक्शन 2 में सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन किसकी दी गई है, डिक्री की डेफिनेशन दी गई। किसकी डेफिनेशन दी गई, डिक्री की डेफिनेशन। डिक्री की डेफिनेशन हमें नहीं जाननी है, लेकिन कौन कौन से ऑर्डर्स जो होंगे कोर्ट के उन्हें डिक्री कहा जाएगा और किनको डिक्री नहीं कहा जाएगा, इसकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि किसे डिक्री कहा जाएगा और किसे डिक्री नहीं कहा जाएगा, ठीक। तो उसमें ये होगा कि जो लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि कौन सा इसमें डिक्री है, कौन सा इसमें डिक्री है। तो अब उन्होंने देखिए क्या किया कि पूरी एक लिस्ट दे दी। अब उसमें 3 ऐसे ऑप्शंस दे दिए जो ऑर्डर थे और एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जो क्या था, डिक्री था। तो अगर हम बात करें कि डिक्री और ऑर्डर्स की लिस्ट जब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो उसी में से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और वो लिस्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि सेक्शन 2.2 में हमने क्या बताया कि जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन किसकी दी गई, डिक्री की डेफिनेशन दी गई। उसके बाद में 2.3
2(3) में किसकी डेफिनेशन दी गई, डिक्री होल्डर जो है, डिक्री होल्डर कौन पर्सन होगा, प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा, तो प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है, जिसके फेवर में मान लीजिए दो लोगों ने सूट फाइल की। अब अगर हम बात करें कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल की, तो जिसके फेवर में डिक्री आ जाएगी कोर्ट की, उस पर्सन को क्या कह दिया जाएगा, डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट डिक्री आएगी उस पर्सन को क्या कह दिया जाएगा, जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर की जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन कहां पर दी गई, सेक्शन 210 में। कहां पर डेफिनेशन दी गई, सेक्शन 210 में जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन किसकी दी गई है, जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर का मतलब क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्री आई, जिस पर्सन के अगेंस्ट डिक्री आई उसको जजमेंट डेटर, जिस पर्सन के फेवर में डिक्री आई उसे डिक्री होल्डर। ठीक, फिर उसके बाद में 2(5) में देखिए किसकी डेफिनेशन दी गई है, फॉरेन कोर्ट की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन दी गई है, फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2(5) में। ठीक है, 2(5) में किसकी डेफिनेशन है, फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन दी गई। और फॉरेन कोर्ट मतलब ऐसी कोर्ट जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं किया गया, वो सब कोर्ट्स होंगे, उन कोर्ट्स को हम क्या कह देंगे, फॉरेन कोर्ट। फिर उसके बाद में फॉरेन जजमेंट जो है उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन कहां पर दी गई, सेक्शन 2(6) में। सेक्शन 2(6) में किसकी डेफिनेशन दी गई, फॉरेन जजमेंट। ठीक है, फॉरेन कोर्ट 5, फॉरेन जजमेंट 6। फिर उसके बाद में देखिए जो हमें सीधे पढ़ना है 9 में जो डेफिनेशन दी गई वो किसकी दी गई, जजमेंट की डेफिनेशन दी गई। 2(9) में किसकी डेफिनेशन है, जजमेंट की डेफिनेशन जो दी गई वो जजमेंट की डेफिनेशन कहां पर दी गई, सेक्शन 2(9) में डेफिनेशन दी गई। फिर उसके बाद 2(10) में हमने आप लोगों को बताया जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर की जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन कहां पर दी गई, 2(10) में दी गई। फिर उसके बाद में सेक्शन 2(11) में जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन किसकी दी गई है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो डेफिनेशन दी गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन कहां पर दी गई, सेक्शन 2(11). 2(12) मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसमें, कोई भी हो सकता है। लीगल एयर्स की अगर हम बात करें कि लीगल, हाँ बिल्कुल, देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है। लीगल जो एयर्स वगैरह हैं, लीगल एयर्स पे अगर हम बात करें तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्ट रखता है, ठीक, हम एयर्स की अगर हम बात करें तो एयर्स में क्या हो जाएगा कि जनरली वही सब लोग आ जाएंगे जो घर परिवार या बच्चे वगैरह होंगे। ठीक, लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव का दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि कोई भी पर्सन जो किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट रखता है प्रॉपर्टी में। जैसे मान लीजिए हमारी पार्टनरशिप फर्म, अब पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा जरूरी नहीं कि हम अगर जिंदा है तो हमारे बच्चे तो वहां पर पहुंचेंगे नहीं, लेकिन वहां पर अगर हम बात करें कि हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे साथ के जो पार्टनर्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक, तो लीगल एयर्स जो हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी हो सकते। क्लियर है, कोई जरूरी नहीं। हाँ, अगर फादर की डेथ हो गई मान लीजिए तो बच्चा जो होगा वो बच्चा लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है और लीगल एयर भी है उसका। ठीक है, हाँ, तो देखिए हमने क्या बताया, रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन कहां पर दी गई, सेक्शन 2(11) में डेफिनेशन दी गई। ठीक, 2(12) में काहे की डेफिनेशन दी गई, मीस ने प्रॉफिट की डेफिनेशन दी गई। किसकी डेफिनेशन दी गई, मीस ने प्रॉफिट। अब ये पूछा जाता है मीस ने प्रॉफिट है या नहीं है, तो देखिए समझ लीजिएगा मीस ने प्रॉफिट होता क्या, मैं बता देता हूं आप लोगों को। सुनिए, मीस ने प्रॉफिट देखिए ये होता है कि अगर कोई पर्सन इलीगल तरीके से, मान लीजिए ए की कोई प्रॉपर्टी थी और इस ए की प्रॉपर्टी पर बी के द्वारा इलीगल तरीके से अपना पोजीशन जो है या अपना कब्जा जो है कब्जा बना लिया जाता है। किसके द्वारा कब्जा बनाया गया, गलत तरीके से पोजीशन किया गया, बी के द्वारा ए की प्रॉपर्टी पर। अब अगर हम बात करें कि इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो होंगे वो किसके द्वारा इलीगल तरीके से लिए जा रहे होंगे, बी ले रहा होगा उन सारे बेनिफिट्स को। तो जो भी पर्सन गलत तरीके से प्रॉपर्टी पर पोजीशन अपना बनाता है और प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं उनको लेता है तो उसको हम क्या कह देंगे, मीन प्रॉफिट या मीसने प्रॉफिट। बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर हम बात करें कि ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स में कौन कौन सा प्रॉफिट आएगा, कौन सा प्रॉफिट नहीं आएगा, तो देखिए अगर हम बात करें कि कुछ इसने इस प्रॉपर्टी को वैसे ही जैसी प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से अगर बेनिफिट प्राप्त कर रहा है
तो वो मीन प्रॉफिट या मिसने प्रॉफिट में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इसने कुछ अपने एफर्ट्स डाले, किसने एफर्ट्स डाले अपने, कि बी के द्वारा कुछ इसने अपनी तरफ से किया, प्रॉपर्टी जो था प्रॉपर्टी को खूब मेंटेन करवा दिया, और मेंटेन करने की वजह से ज्यादा बेनिफिट जो था, ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है, बी, तो जो बढ़ा हुआ बेनिफिट होगा वो मेन प्रॉफिट में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो सेक्शन 212 एक बार रीड कर लीजिएगा। मैंने जो ये बात बताई है, मैंने क्या बताया कि ऑर्डिनरली जो बेनिफिट एक पर्सन के द्वारा लिए जा सकते हैं, या अगर उसके द्वारा कोई एफर्ट किए बिना जो बेनिफिट्स वगैरह लिए जा सकते हैं, वही मेन प्रॉफिट में आएगा। उससे ऊपर कुछ भी होगा वो मेन प्रॉफिट में नहीं आएगा। रीड कर लीजिएगा। देखिए बस बस बस, बस। क्या लिखा है, माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया कि मतलब ऑर्डिनरी डेली, एक सामान्य तरीके से जो वो प्राप्त कर सकता है। हाँ, ठीक, समझ में आ गया। एफर्ट्स की जो हमने बात की थी, एफर्ट्स में हमने क्या बताया कि अगर उसने कुछ इंप्रूवमेंट किया है, प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट किया है कुछ प्रॉपर्टी में, और उसके बाद में जो प्रॉफिट्स वगैरह उसको मिल रहे हैं, तो वो मेन प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन वगैरह, हाँ हम्म 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 नहीं, पहले वाला जो होगा वही मेन प्रॉफिट होगा। ठीक है, बाद वाले को मेन प्रॉफिट नहीं कर। हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं, देखिए जो आप बात कर रहे हैं वो देखिए सिंपल सी बात है कि ऑर्डिनरली जो प्राप्त कर सकता था, अब ये कैसे आप पता लगाओगे कि पहले इतना प्राप्त कर सकता था अब इतना प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी उसकी तरफ से कोई मेंटेनेंस वगैरह करवाया गया है तो वो मेन प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, ये सिचुएशन तब हो सकती है कि उसने कुछ समय तक वो बेनिफिट लिया और उसके बाद में कुछ अपनी तरफ से कोशिश की, कुछ और ज्यादा कमाने लग गया, तो उस सिचुएशन में ये हो सकता है कि पहले 5,000 था अब 10,000 हो गया, तो 5,000 जो था वो ऑर्डिनरली वो उससे प्राप्त कर सकता था, तो उतना ही बेनिफिट देने के लिए वो बाउंड होगा। तो जब भी सूट फाइल की जाएगी तो सूट में दो रिलीफ यहाँ पर क्लेम किए जाएंगे। एक रिलीफ जो क्लेम किया जाएगा वो एक रिलीफ क्या क्लेम किया जाएगा, एक तो पोजेशन का रिलीफ क्लेम किया जाएगा, और दूसरा जो रिलीफ क्लेम किया जाएगा कि मेरी प्रॉपर्टी से हमें बेकब्जा किया गया था या हमें प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया था, तो हमारा जो नुकसान हुआ वो नुकसान भी हमें दिलवाया जाए। तो दो क्लेम जो किए जाते हैं ये एक ही सूट में किए जाएंगे, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मेसने प्रॉफिट के लिए हम अलग से क्लेम नहीं कर सकते। वैसे तो हमारे रिलीफ का अधिकार नहीं है कि अगर हमने एक सूट फाइल की और उसमें हमें रिलीफ को मांगना चाहिए था, हमने रिलीफ नहीं मांगा, दूसरी सूट फिर हम फाइल कर रहे हैं, रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, तो हम रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मेसने प्रॉफिट है तो हम रिलीफ ऐसा क्लेम कर सकते हैं। ऑर्डर टू रूल 2 में इसका प्रोविजन किया गया। कहां पर प्रोविजन किया गया? ऑर्डर 2 में। ठीक है, मैं बताऊंगा इसको। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। ये हो गया सेक्शन 2। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। सेक्शन 2 सबसेक्शन सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेक्शन में डिफाइन किया गया। ठीक, फिर वो दे देंगे 2-3 एग्जांपल्स और उसमें पूछेंगे कि क्या ये मेसन प्रॉफिट है या मेसन प्रॉफिट नहीं। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला वही है कि ड्यू डिलिजेंस से, सॉरी, और एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो जितना प्राप्त कर सकता है वो होगा, लेकिन अगर कुछ मेंटेनेंस वगैरह करवाया उसके बाद में मिलता है, ठीक है, तो वो मेसन प्रॉफिट में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, क्या बात कर रहा था? 214 सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 जो है, सबसेक्शन 14 में जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन किसकी दी गई है? ऑर्डर की डेफिनेशन दी गई। किसकी डेफिनेशन दी गई है? ऑर्डर। तो ऑर्डर को जो डिफाइन किया गया वो डिफाइन कहां पर किया गया? 2 सबसेक्शन 14 में। ठीक है, और ऑर्डर का जो नेचर होता है वो नेचर कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता है, फाइनल नेचर का नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, तो डिक्री जो होती है वो कंक्लूसिव नेचर की होती है, फाइनल नेचर की होती है। ऑर्डर जो होता है वो फाइनल नेचर का नहीं होता है। ठीक, एक मामले में कई सारे ऑर्डर्स जो होते हैं, ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं,
लेकिन एक मामले में अगर हम डिक्री की बात करें तो डिक्री नहीं। अच्छा, मैं डिक्री बताना भूल गया। डिक्री कितनी तरीके की होती है वो भी मैं बता देता हूं। डिक्री जो होगी वो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, डिक्री फाइनल डिक्री होगी, डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री होगी और पार्टली फाइनल डिक्री होगी। ठीक है, इसके अलावा में हो सकती है डिक्री तो डीम्ड डिक्री होगी। कैसे डिक्री होगी? डीम्ड डिक्री होगी। इसके अलावा में कॉन्टिंजेंट डिक्री होती है। ठीक है, कैसे डिक्री होती है? कॉन्टिंजेंट डिक्री। इसके अलावा में क्रॉस डिक्री भी होती है। ठीक है, कौन सी डिक्री होती है? क्रॉस डिक्री। हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन दी गई है डिक्री की, और डिक्री में देखिए जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन 2.2 में जो डेफिनेशन दी गई वो किस तरीके से कि जहां पर मैटर जो है, मैटर से संबंधित सारे फैक्ट जो है उनको फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। क्या बताया मैंने? फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया सभी चीजों को। तो ऐसी डिक्री जो होगी उस डिक्री को हम क्या कह देंगे? फाइनल डिक्री। लेकिन जहां पर कोई डिक्री जो होती है, डिक्री में कुछ फैक्ट्स जो होते हैं उन फैक्ट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाना बाकी रह गया होता है। तो कुछ फैक्ट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाना बाकी रह गया होता है तो उसको हम क्या कह देंगे? प्रिलिमिनरी डिक्री। जहां पे हम अगर बात करें कि मैटर एक ही था, सूट एक ही थी, कुछ फैक्ट को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और कुछ फैक्ट को फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, तो उसको हम क्या कह देंगे? पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। ठीक, जहां पर डिक्री की सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं लेकिन लॉ के द्वारा उसको डिक्री मान लिया गया तो उसको हम क्या कह देंगे? डीम्ड डिक्री। इसके अलावा में हमने क्या बताया? कॉन्टिंजेंट डिक्री। तो कॉन्टिंजेंट डिक्री का जो प्रोविजन किया गया वो ऑर्डर 47 में किया गया है। कहां पर किया गया? ऑर्डर 46 में। कहां पर किया गया? ऑर्डर 46 में किया गया है। तो ऑर्डर 46 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? कॉन्टिंजेंट डिक्री की बात करता है। इसके अलावा में क्रॉस डिक्री की अगर हम बात करें तो क्रॉस डिक्री के बारे में जो प्रोविजन किया गया वो कहां पर किया गया? ऑर्डर 21 रूल 18 में किया गया है। अब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। देखिए पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री, जैसे इसी एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ ने 2 क्लेम किए। एक देखिए क्लेम किया प्रॉपर्टी के पोजेशन का, और दूसरा जो क्लेम किया, दूसरा क्लेम क्या किया? मीन प्रॉफिट का क्लेम किया। एक पोजेशन का क्लेम किया और दूसरा कौन सा क्लेम किया है? मीन प्रॉफिट। और लेकिन इनको हम दोनों को इनको क्या कहा जाएगा? दोनों को, ये दोनों ही क्या है? रिलीफ है, या दोनों ही रेमेडी है? दोनों रिलीफ है, ये दोनों रेमेडी है, दोनों इश्यूज हैं। क्या है ये दोनों को दोनों रिलीफ है। हम इसको रेमेडी नहीं कहेंगे, ये दोनों के दोनों क्या है? रिलीफ है। और इस दोनों के दोनों रिलीफ को क्लेम किया गया किसके द्वारा? प्लेंटिफ के द्वारा, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब कोर्ट जो था, कोर्ट ने इस बात को डिसाइड कर दिया। क्या डिसाइड कर दिया? कि प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है, वो प्रॉपर्टी का पोजेशन रखने का अधिकार है वो ए के पास में। कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया। तो अगर प्रॉपर्टी के पोजेशन को ए के फेवर में डिसाइड कर दिया गया, तो प्रॉपर्टी के पोजेशन को जब ए के फेवर में डिसाइड कर दिया गया तो मेन प्रॉफिट भी किसको मिलना चाहिए? ए को मिलना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि क्या पोजेशन के बारे में कुछ डिस्पोज ऑफ करना बाकी रह गया? कुछ भी डिसाइड करना बाकी रह गया पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट में? पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी डिसाइड करना बाकी नहीं रह गया, सब कुछ डिसाइड कर दिया गया। किसके कॉन्टेक्स्ट में? पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट। लेकिन डिस्पोज ऑफ करना अभी क्या बाकी रह गया? अब बी एन ए से पूछा गया भाई आपको मेन प्रॉफिट कितना? तो कहा साहब मेरा घर जो था वो रेंट पे था, और रेंट जो था वो हर महीने लगभग 50,000 रुपए रेंट आ रहा था, 50,000 रुपीज रेंट आ रहा था। ये क्लेम किसने किया? ए ने बी के अगेंस्ट क्लेम किया, और ये लगभग 1 साल तक मेरी प्रॉपर्टी पर इसने गलत तरीके से पोजेशन बना के रखा है। तो इस वजह से हमें 6 लाख रुपए इस पर्सन से क्या मिलना चाहिए? मेन प्रॉफिट मिलना चाहिए। 6 लाख पर हमें इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। इंटरेस्ट कितना दिलवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा? मैक्सिमम कितना? 6% से ज्यादा नहीं, 6% से कम दिलवाया जा सकता है, लेकिन 6% से ज्यादा नहीं दिलवाया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए समझिए, यहां पर हमने क्या बताया, इसने क्या क्लेम किया? इसने क्लेम किया पोजेशन वाली बात तो कोर्ट ने डिसाइड कर दी। इसने क्लेम किया 50,000 रुपए महीने के हिसाब से हमें रेंट दिलवाया जाए प्लस उस पर का इंटरेस्ट दिलवाया जाए। अब अगर हम बात करें कि 50,000 इसने बता दिया कि हमें मिल रहा है, क्या कोर्ट इस बात को मान लेगा? क्या कोर्ट इस बात को मानेगा? कोर्ट क्या करेगा कि इस बात को ये कहे, कोर्ट ने ये कह दिया भाई आपको हाँ मेन प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो मिसने प्रॉफिट है वो आपको मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने इस बात को तो डिसाइड कर दिया कि मिसने प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिलना चाहिए अभी ये बात कोर्ट डिसाइड नहीं कर पाया। तो जब इस बात को कोर्ट डिसाइड नहीं कर पाया कि कितना मिलना चाहिए,
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेन प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिक्री पूरी आ चुकी है या मैटर को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया? तो मेन प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में मैटर जो है उसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब क्या हुआ कि कोर्ट ने मान लीजिए यहां पर पता लगवाया कि यहां पर क्या रेंट वगैरह चल रहा है, जहां पर इसका घर था ए का, तो रेंट वगैरह का पता चला कि वहां पर जो भी रेंट वगैरह था उस रेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता चला कि फला फला रेंट वहां पर चल रहा था और उसके हिसाब से इस पर्सन को 40,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 40,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट मिलना चाहिए। तो अभी डिसाइड क्या नहीं हुआ था? ये तो डिसाइडेड था कि इसको मेन प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं था कि मेन प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर हम बात करें जैसे ये डिसाइड हो जाएगा तो ये जो डिक्री होगी ये डिक्री प्रिलिमिनरी से काहे में कन्वर्ट हो जाएगी? फाइनल। तो कोई भी डिक्री, देखिए अब आप बताइए मुझे, क्या फाइनल डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री पर आधारित होती है? आधारित होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि मेन प्रॉफिट ऐसा तो है नहीं कि इनको मिलना चाहिए था, तो इनको मिलना चाहिए था। ये कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिक्री दे दी कि आपको पोजीशन भी मिलेगा प्रॉपर्टी का और आपको मिसने प्रॉफिट जो होगा मिसने प्रॉफिट भी दिया जाएगा। ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि डिक्री इनके फेवर में आ जाए कि मिसने प्रॉफिट। डिक्री किसके फेवर में आएगी? ए के फेवर में। तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको बाद में हम बोल देंगे फाइनल डिक्री। तो प्रिलिमिनरी डिक्री काय में कन्वर्ट हो जाती है? फाइनल डिक्री में कन्वर्ट हो जाती है। अब चूंकि एक ही मामला था और एक मामले में दो क्लेम किए गए थे। कौन कौन से दो क्लेम किए गए थे? एक पोजीशन का क्लेम किया गया था और दूसरा कौन सा क्लेम किया गया था? मिसने प्रॉफिट का। तो इसलिए इस डिक्री को हम क्या कह देंगे कि जो डिक्री शुरुआत में आई कि आपको पोजीशन दिलवाया जाए, तो पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ डिसाइड हो चुका, तो इसको हम क्या कह देंगे? फाइनल डिक्री। मिसने प्रॉफिट भी आपको दिलाया जाएगा, लेकिन कितना दिलाया जाएगा ये कोर्ट ने भी डिसाइड नहीं किया, तो उसको हम क्या कह देंगे? प्रिलिमिनरी डिक्री। दोनों किस में हो रहे हैं? एक ही सूट में किया जा रहा है। तो जब दोनों एक ही सूट में किया जा रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे कि पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। क्लियर हो गया आप लोगों को ये पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम क्या कह देंगे? ये पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं। ये तो हो गया सेक्शन। फिर डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री देखिए क्या होता है कि जब हम डिक्री की बात करते हैं तो सेक्शन 2 में डिक्री की जो डेफिनेशन दी गई और डेफिनेशन में देखिए क्या बात की गई? इट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। क्या बताया गया? इट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब कि ऑल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी फॉलोड बाय द कोर्ट, कि जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। और उसके बाद में किसी भी मैटर को अगर कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है तो उसी को हम क्या कह देंगे कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट का। डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब कि सारी फॉर्मेलिटीज को कोर्ट ने फॉलो किया और फॉर्मेलिटीज को फॉलो करने के बाद में कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया। पॉइंट समझ में आ गया? जो किस में दिया जाना चाहिए? विच मस्ट बी इन एन एडजुडिकेशन। किसमें होना चाहिए? कि जो एक न्याय निर्णय में होना चाहिए। मतलब कहने का ये है, निकल जाए। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एडजुडिकेशन का मतलब कि कभी कभी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो डिपार्टमेंट के द्वारा भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो जो डिपार्टमेंटल ऑर्डर है क्या हम उसको एडजुडिकेशन कह सकते? नहीं। जो डिक्री होना चाहिए वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाना चाहिए। अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है तो उसी को हम क्या कह देंगे? एडजुडिकेशन। तो डिक्री होने के लिए फॉर्मेलिटीज क्या है? बाकायदा प्रॉपर तरीके से प्लांट कोर्ट में दिया जाना चाहिए। प्लांट देने के बाद में दोनों पार्टीज को कोर्ट के द्वारा सुना जाना चाहिए। सुनने के बाद में कोर्ट के द्वारा मेरिट पर मैटर को डिसाइड करके तब डिक्री देना चाहिए। तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट का। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के कि जिन ऑर्डर्स में अगर हम बात करें कि सारी फॉर्मेलिटीज, डिक्री की सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरी नहीं करता है, लेकिन लॉ ने उन ऑर्डर्स को क्या मान लिया है? डिक्री मान लिया है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री का मतलब क्या हो गया कि वो डिक्री की सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करता है, लेकिन लॉ ने उसको डिक्री माना तो इसलिए उसको डिक्री कहा जाएगा। तो जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लांट, ऑर्डर 7 रूल 11। तो ऑर्डर 7 रूल 11 में देखिए जो बात की गई वो किसकी बात की गई? रिजेक्शन ऑफ प्लांट की बात की गई। तो प्लांट को रिजेक्ट करने का जो ऑर्डर दिया जाता है उसको हम क्या मानते हैं?
डीम्ड डिक्री मानते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है? इज अ डीम्ड डिक्री। उसको हम डिक्री नहीं कहेंगे, वो क्या है? एक डीम्ड डिक्री है, क्योंकि वो डिक्री की सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करता है। ठीक, दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करें कि सेक्शन 144 के अंतर्गत किसी क्वेश्चन का को डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसे भी क्या माना जाएगा? उसे भी एक डीम्ड डिक्री की तरीके से माना जाएगा। तीसरी तरफ देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर 7 रूल 10 जब हम पढ़ते हैं तो ऑर्डर 7 रूल 10 में रिटर्न ऑफ प्लेंट का प्रोविजन किया गया। किसका प्रोविजन किया गया? रिटर्न ऑफ प्लेंट। और प्लेंट को कोर्ट कब रिटर्न करता है? प्लेंट को कोर्ट तब रिटर्न करता है जब कोर्ट को ये जानकारी मिलती है कि उसका जुरिस्डिक्शन उस मामले पर नहीं। प्लेंट को रिटर्न करने का जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड क्या है? ग्राउंड क्या है प्लेंट को रिटर्न करने का? कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं। तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं, इस आधार पर कोर्ट क्या कर सकता है कि प्लेंट जो प्लेंट को रिटर्न कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि प्लेंट को रिटर्न करने के लिए जो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन कौन देगा? डिफेंडेंट कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। और उसने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दिया कि साहब इस प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाए, क्योंकि इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है सेम कोर्ट में। तो अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि मेरा जुरिस्डिक्शन है, क्या ऑर्डर दिया? मेरा जुरिस्डिक्शन है, केवल इतना बोला कोर्ट ने। तो अब अगर हम बात करें, क्या क्या ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट का? क्या सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल किया गया? नहीं, ये केवल एक एप्लीकेशन के आधार पर हुआ था। और एप्लीकेशन के आधार पर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया? मेरा जुरिस्डिक्शन है। तो अगर कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि मेरा जुरिस्डिक्शन है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको डीम्ड डिक्री माना जाएगा। कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर दिया कि ऑब्जेक्शन रेज किया गया, क्या ऑब्जेक्शन रेज किया गया कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया मेरा जुरिस्डिक्शन है, तो ये ऑर्डर जो होगा इसको हम क्या कहेंगे? डीम्ड डिक्री कहेंगे। क्लियर है ये पॉइंट अनामिका? जजमेंट, अच्छा जजमेंट और डिक्री में आपको कंफ्यूजन, मैं बताते हूं। जजमेंट जो होता है, जजमेंट में उन ग्राउंड्स को कोर्ट बताता है जिन ग्राउंड्स पर डिक्री आनी होती है। जजमेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन है कोर्ट का जिसमें कोर्ट उन सारे ग्राउंड्स को बताता है जिनके आधार पर किसी भी मामले में डिक्री आनी होती है। जजमेंट सबसे पहला प्रोसेस जजमेंट का ही है, उन ग्राउंड्स को बताता है कोर्ट। ठीक, उसके बाद में क्या होता है? डिक्री आती है, जजमेंट आता है, और जजमेंट के बाद में क्या होता है कि कोर्ट जो था, कोर्ट के द्वारा डिक्री दी जाती है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 आप रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। उन ग्राउंड्स की बात करता है जिनके आधार पर डिक्री आती है। ठीक, डिक्री क्या होता है? फाइनल जजमेंट, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये फाइनल ऑर्डर है कोर्ट का। सारी चीजें कोर्ट ने डिसाइड कर दी। डिसाइड की, किस आधार पर कोर्ट ने डिसाइड की? उसका जो एक्सप्रेशन किया जाएगा, ग्राउंड्स, कि मैं ऐसा डिसीजन इस पर्सन के फेवर में दे रहा हूं, ऐसा डिसीजन, ये पॉइंट भी इस पर्सन के फेवर में डिसाइड कर रहा हूं। वो सारे ग्राउंड्स जो होंगे वो कोर्ट के द्वारा पहले ग्राउंड्स मेंशन किए जाएंगे कि ये ग्राउंड जो इसके फेवर की बात करता है, ये भी ग्राउंड है जो इस पर्सन के फेवर की बात करता है, ये भी ग्राउंड जो है वो इस पर्सन के फेवर की बात करता है। तो ये जजमेंट है। ये क्या है? जजमेंट। और उसके बाद में कोर्ट क्या करेगा? डिक्री देगा। जजमेंट आ जाएगा, जजमेंट के बाद में कोर्ट क्या करता है? डिक्री देता है। रीड करिए 29, देखिए लिखा हुआ ग्राउंड्स जो होते हैं, सेक्शन 29। ठीक है, डिक्री और ऑर्डर के जो भी ग्राउंड्स हैं उनको, अब जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर 20, तो ऑर्डर 20 रूल 1 जब आप पढ़ेंगे तो रूल 1 में देखिए क्या है की बात की गई। पहले आता है जजमेंट। पहले क्या आता है? जजमेंट। कि कोर्ट, देखिए उसमें लिखा होगा जजमेंट आएगा, और जब सारे पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स कोर्ट के द्वारा सुन लिए जाएंगे, सारे इश्यूज पर एविडेंसेस वगैरह ले लिए जाएंगे, तो एविडेंसेस ले लिए जाएंगे तो कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? जजमेंट। और जजमेंट देने के बाद में 30 डेज में कोर्ट जो है, कोर्ट को डिक्री दे देना चाहिए। मतलब 15 डेज का समय बढ़ के 30 डेज हो सकता है, उसके बाद का भी हो सकता है। तो उसके बाद में कोर्ट जो है, कोर्ट को डिक्री देना पड़ेगा। अपील करने का जो हमारा राइट होता है, वो अपील में हम जो कॉपी भेजते हैं वो डिक्री की कॉपी भेजते हैं। किसकी कॉपी भेजते हैं? डिक्री की। लेकिन किसी कारण से अगर डिक्री लेट हो रही है तो वहां पर हम अपील में जजमेंट की कॉपी लगाकर भी। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड्स की का एक्सप्रेशन मतलब वो क्लेरिफाई करता है कि भाई इस पर्सन के फेवर में क्यों हम दे रहे हैं, कारण क्या, रीजन क्या है। ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हो सिंपल शब्दों में। क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आ गया? हाँ क्या बता रहा था मैं?
डीम्ड डिक्री में एक पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट बता दिए तुम्हें? हाँ ठीक, आगे देखिए हम बात करते हैं कि और कौन कौन से डीम्ड डिक्री हो सकती है सीपीसी के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो डीम्ड डिक्री, जब आप देखते हैं क्या बोलते हैं इंडिजेंट सूट या पॉपर सूट, ठीक है, तो पॉपर सूट या इंडिजेंट सूट की अगर हम बात करें तो जिसको हम क्या बोलते हैं निर्धन गांव, ठीक, मतलब गरीब व्यक्ति के द्वारा कोई सूट फाइल की जाती। तो अब अगर हम बात करें कि वहां पर कोर्ट ने कोई पर्सन जो था उस पर्सन को निर्धन मानने से मना कर, मान लीजिए क्या हुआ कि उसने कोई मामला था, मामला कोर्ट में लेकर के आए, कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, किस बात के लिए अलाउ कर दिया कि आप पॉपर सूट फाइल कर सकते हो। पॉपर सूट फाइल करने का मतलब क्या होगा कि वो पर्सन जो है उसको कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पॉपर सूट फाइल कर दिया गया, उसके बाद में किसी ने ये पॉइंट रेज किया कोर्ट में कि साहब ये तो गरीब है ही नहीं, ये खाली दिखावा कर रहा है गरीब होने, तो कोर्ट जो होगा कोर्ट कैंसिल, किस बात को कैंसिल कर देगा, उसका पॉपर सूट का जो एप्लीकेशन या इंडिजेंट सूट का जो एप्लीकेशन होगा उसको कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसके द्वारा जो ऑर्डर दिया जाएगा कि अब वो पर्सन दोबारा से क्या नहीं कर सकता है, पॉपर सूट जो होगा पॉपर सूट फाइल नहीं कर सकता। नॉर्मल सूट तो प्रोसीडिंग करेगा, पॉपर सूट फाइल नहीं कर सकता है। तो ये रोक दिया जाना थी, तो हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिक्री के तरीके से, इसको भी हम क्या कहेंगे, डीम्ड डिक्री। तो बहुत सा है ये लिखा कुछ नहीं, तो हम बता खाली, ठीक है। तो हम ये केसेस के डिसीजंस वगैरह से निकल के आया, लॉ में इसका कोई प्रोविजन नहीं डीम्ड डिक्री किसको वहां अभी बताऊंगा। देखिए सीपीसी जब पढ़ाऊंगा मैं प्रॉपर तरीके से, ऑर्डर 33, ठीक है, तो रूल 5 पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो रूल 5 और रूल 15 के बहुत प्रॉपर तरीके से हम जब बताएंगे उसको तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, हम बात कर रहे थे डीम्ड डिक्री, ठीक। उसके अलावा में हमने क्या बताया, क्रॉस डिक्री। क्रॉस डिक्री में देखिए कुछ नहीं, क्रॉस डिक्री में 2 सूट्स फाइल की जाती है। कितनी सूट्स होती है, 2 सूट, और दोनों पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल करती है। दोनों सूट की जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ में नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और उसमें जो डिक्री वगैरह दी जाती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस डिक्री। इसका प्रोविजन कहां पर किया गया, ऑर्डर 21 रूल 18, ठीक है। ऑर्डर 21 रूल 18 में किसके बारे में बात की गई है, क्रॉस डिक्री के बारे में बात की गई, ठीक है। कॉन्टिंजेंट हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, नहीं सेम कोर्ट में भी हो, सेम कोर्ट में होगा, बिल्कुल होगा सेम कोर्ट में, ठीक है, पर अलग अलग कोर्ट में भी हो सकता है, जो रिस्ट्रिक्शन रखने वाली अलग अलग। अब अगर एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा तो दोनों में से किसी एक कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा, कार्यवाही दोनों में चल सकती है एग्जीक्यूशन। वैसे अगर हम बात करें कि सबसे बढ़िया तरीका यही कि सेम कोर्ट में दोनों का मामला चलना चाहिए, ठीक। तो ये चीज हो गई, सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3, समझिए सेक्शन 3 में देखिए जो प्रोविजन किया गया वो किसकी बात करता है, हायरार्की ऑफ द कोर्ट। किसकी बात करता है, हायरार्की। तो हायरार्की में अगर हम बात करें तो हायरार्की में देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नीचे सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट, और उससे नीचे स्मॉल कोर्ट। हायरार्की का प्रोविजन, हायरार्की कहां पर बताई गई है, सेक्शन 3। और सेक्शन 3 में हमने क्या बताया, सबसे ऊपर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट, फिर स्मॉल। अच्छा एक चीज और, सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन की ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किस लिस्ट में आते हैं। तो आप लोग 7th शेड्यूल पढ़ते हैं, और 7th शेड्यूल में अगर हम बात करें तो 7th शेड्यूल की जो लिस्ट नंबर 3 है उसमें आता है। और लिस्ट किसकी 3 की बात करता है, पहले देखिए यूनियन, फिर स्टेट, और 3 में कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा कि लॉ या कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो स्टेट को भी है, और साथ में अगर हम बात करें तो सेंट्रल को भी है, ठीक है। तो कहां पर आता है, ये समवर्ती सूची में आता है 7th शेड्यूल की लिस्ट नंबर 3। क्लियर हो गया आप लोगों को ये पॉइंट, ठीक है। ये कहां पर बात की गई है, संविधान। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप इस चीज को देखिए। आगे देखिए हम बात करते हैं क्या बोलते हैं कि सेक्शन 3 के बाद में सीधे हम लोग आते हैं सेक्शन 5 का सेकेंड पैराग्राफ। रेवेन्यू कोड। इसको आप लोग
अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवेन्यू कोड के अंतर्गत क्या आएगा क्या नहीं आएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा। रेवेन्यू कोड सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 मिला आप लोगों को? ठीक। सेक्शन 6 में किसकी बात की गई? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, धन संबंधी क्षेत्राधिकार। अब समझिए, देखिए ज्यूरिसडिक्शन सीपीसी में कितनी तरीके के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं? 3 तरीके के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। कौन कौन 3 तरीके के? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर से संबंधित ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होगा कि कोई भी कोर्ट जो होगा तो कितना रुपए पैसे का अगर मामला सुनता है तो कितने रुपए पैसे तक का मामला जो होगा उस कोर्ट के द्वारा सुना जा सकता है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जैसे यूपी में सिविल जज जूनियर डिवीजन कितना 5 लाख तक का मैटर जो होगा वो कौन सुन सकता है? यूपी में सिविल जज जूनियर डिवीजन। क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देंगे तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सिविल जज जूनियर डिवीजन 5 लाख तक के मैटर को सुन सकती है। ठीक, ये सिविल जज जूनियर डिवीजन का कैसा ज्यूरिसडिक्शन हो गया? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट 4 लाख का मामला सुन लेती है तो क्या ये पेक्यूनरी लिमिट के अंदर है या बाहर है? अंदर है, और ये एक वैलिड डिसीजन माना जाए। 10,000 तक से नीचे का मामला जो होगा वो कौन सुन सकता है? स्मॉल कॉजेज कोर्ट। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, मैं पहले समझा देता हूं सेक्शन 6 क्या, बहुत केयरफुली समझिए। सेक्शन 6 देखिए क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट जो होगी, कोई भी कोर्ट अपनी पेक्यूनरी लिमिट से ज्यादा के मैटर को नहीं सुन सकती। सुनिए मेरी बात, कि कोई भी कोर्ट अपनी पेक्यूनरी लिमिट जो धन संबंधी क्षेत्राधिकार होगा उससे ज्यादा का मामला नहीं सुन सकती। ये कौन कहता है? सेक्शन 6। क्या सेक्शन 6 में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट ना तो ज्यादा का ना कम का, केवल क्या लिखा हुआ? ज्यादा का नहीं सुन सकती। अगर कम का सुन लेती है, क्या इसे ज्यूरिसडिक्शन का वायलेशन या ज्यूरिसडिक्शन का ब्रीच कहा जाएगा? इसे ज्यूरिसडिक्शन का ब्रीच नहीं कहा जाएगा। तो समझिए इस बात को कि मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन का ज्यूरिसडिक्शन कितना है? 5 लाख। स्मॉल कॉजेज कोर्ट 10,000 से नीचे का मामला सुन सकती है। अब स्मॉल कॉजेज कोर्ट में मान लीजिए कोई मैटर जो था वो 2,000 रुपए का मामला, कितने का मामला था? 2,000 रुपए। और इस मैटर को अनामिका, इस मैटर को सुना किसने? 2000 का मामला था। और इस मैटर में सीधे सूट जो फाइल कर दी गई, वो सूट कहां पर फाइल कर दी गई? सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट। फाइल कहां पर करनी चाहिए थी? स्मॉल कॉजेज कोर्ट में। फाइल कहां पर कर दी गई? सिविल जज जूनियर। अब उसने डिसीजन दे दिया, क्या इसके डिसीजन को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है मात्र इस आधार पर कि इसने क्या बोलते हैं कि 2000 का मामला सुना? नहीं, ये एक इर्रेगुलरिटी है। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज ओनली अ इर्रेगुलरिटी। और जो इर्रेगुलरिटी कैसी है? जिस इर्रेगुलरिटी को रेक्टिफाई किया जा सकता है, जिसको सुधारा जा सकता है। कहां पर रेक्टिफाई किया जाएगा? सेक्शन 99 सीपीसी। तो इस पे केस था, हालांकि मैं केस बाद में भी बता दूंगा। किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस था। कौन सा केस था? किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। ठीक है, क्या हो गया? चमन पास नहीं, चमन पासवान। ठीक है, चमन पासवान। ठीक है, तो किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस है। और इस केस में क्या हेल्ड किया गया था कि इसे मात्र एक इरेगुलरिटी कहा जाएगा। देखिए हमने क्या बताया कि जो हायरार्की दी गई कोर्ट की, उसमें हम कैसे शुरू करेंगे? हमेशा सबसे लोएस्ट ग्रेड की जो कोर्ट होगी हम उसमें जाएंगे, फिर उससे ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, फिर उससे ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, और फिर सबसे लास्ट में सबसे ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर सीधे सबसे ऊपर की कोर्ट में सूट फाइल कर दी गई तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। उसका ज्यूरिसडिक्शन था, लेकिन एक प्रोसीजर जो है, केवल और केवल ये प्रोसीजर का की गलती हुई है। इसे एक ऐसी इरेगुलरिटी मानी जाएगी जो इरेगुलरिटी को सही किया जा सकता है। इसे केवल और केवल सेक्शन 15 के प्रोविजंस का वायलेशन माना जाएगा। इससे किसी भी अगर हम बात करें कि ज्यूरिसडिक्शन का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 6 में हमने क्या बताया कि कोर्ट ज्यादा का मैटर नहीं सुन सकती है, लेकिन अगर कम की सुन लेती है तो वो एक गलती है और उस गलती का डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कोर्ट कम पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन रखती है, उसकी लिमिट्स कम है और उसने ज्यादा का मैटर सुन लिया, तो सेक्शन 6 का ये वायलेशन माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये जो डिक्री होगी कोर्ट की, वो सेक्शन 99 के हिसाब से वो वैलिड डिक्री नहीं मानी जाएगी। उस डिक्री को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गए पॉइंट? ठीक। सेक्शन 6 फिर देखिए हम बात करते हैं, 7 भी हमें नहीं पढ़ना है, सेक्शन 8 भी हमें नहीं पढ़ना है, अब सीधे पढ़ना है सेक्शन 9।
सेक्शन 9 में देखिए जो प्रोविजन किया गया वो क्या बात करता है, सूट ऑफ सिविल नेचर। इस पे भी हम पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। तो सूट ऑफ सिविल नेचर की जो बात की गई, सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में जो बताया गया वो कहां पर बताया गया, सेक्शन 9। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो डिक्री, कौन सी चीज डिक्री है और कौन सा ऑर्डर है वो लिस्ट हम आपको देंगे। सेक्शन 9 में कौन सी सूट सिविल नेचर की सूट है और कौन सी सूट सिविल नेचर की सूट नहीं है, इसकी भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम पहले तो बता देते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऐसा मामला कि जिसमें केवल और केवल जो सिविल राइट्स प्योरली जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, सिविल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड, तो उसको हम क्या कह देंगे, सिविल सूट या सिविल नेचर का सूट कह देंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि सिविल राइट का वायलेशन तो इसमें इन्वॉल्व है ही है, लेकिन साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे राइट जो रिलीजन से संबंधित है, कुछ ऐसे राइट जो हम अगर बात करें कास्ट वगैरह से संबंधित है, कुछ ऐसे जो सोशल राइट्स वगैरह हैं, हमने क्या बताया कि सिविल राइट्स भी हैं और रिलीजन से संबंधित राइट या कुछ कास्ट वगैरह से संबंधित चीजें जो है वो भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन जो है, मेन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सिविल राइट के वायलेशन से रिलेटेड है। मेन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सिविल राइट के वायलेशन से। तो ऐसी सूट को भी हम सूट ऑफ सिविल नेचर कहेंगे, उसको भी क्या कहा जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर कहा जाएगा, ठीक। लेकिन जहां पर कोई भी मैटर जो है वो प्योरली किससे रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड, कोई और राइट की बात नहीं करता, प्योरली किससे रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड, तो रिलीजन से रिलेटेड है, तो ऐसी हम अगर बात करें तो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। अब मैं यहां पर आया, आप लोग नहीं खड़े हुए, हमें सम्मान देने के लिए आप नहीं खड़े हुए, हम कोर्ट में पहुंच गए, हमने कहा भाई ऐसा है, ये तो हमारे राइट का वायलेशन है, सम्मान पाना मेरा अधिकार था, इन्होंने सम्मान नहीं दिया, क्या इस आधार पर हम क्लेम कर सकते हैं? नहीं, इस आधार पर हमारा क्लेम करने का कोई राइट नहीं है। ये सामाजिक अधिकार हो सकते हैं, समाज से हमें ये अधिकार मिले हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि ये लॉ जो है, लॉ में इसका किसी प्रकार, हाँ लेकिन बेइज्जती भी मत करिए कि जैसे क्लास में आए कोई इशारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अगर इस तरीके से इशारे आप अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर से क्या होगा कि ये हमारा फिर राइट का वायलेशन है। बात समझ में आ गई, फिर हमारे राइट का वायलेशन है और हम आप सबके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो बेइज्जती मत करिए, सम्मान करिए या ना करिए, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो हमने क्या बताया कि सिविल राइट का वायलेशन होना चाहिए, और अगर सिविल राइट का वायलेशन है तो उसके आधार पर जो क्लेम करने का अधिकार होगा उसको हम क्या कह देंगे, सिविल सूट। प्योरली भी हो सकता है, और अगर हम बात करें तो उसमें कोई और क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो सकता है। प्योरली है तो सिविल सूट, कोई और क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो होना चाहिए वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, सिविल राइट से रिलेटेड होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए, सिविल राइट। अब आपने सम्मान नहीं दिया, मान लीजिए आप खड़े नहीं हुए, हमारे किसी भी सिविल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, लेकिन आपने अगर हम बात करें कि बेइज्जती बहुत बड़े लेवल पर करना चाहा कि हम अंदर घुसने वाले थे और किसी स्टूडेंट ने गेट बंद कर दिया, तो हमारा पढ़ाने का अधिकार था और ड्यूटी भी है कहीं ना कहीं पर से, हमें मेरी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करने से आप लोगों ने रोका या नहीं रोका, मेरे सिविल राइट का वायलेशन हुआ, सिविल राइट का वायलेशन हुआ, हमारा क्लेम करने का अधिकार बन जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे सम्मान के खिलाफ भी है, ठीक। और दूसरी चीज अगर हम बात करें कि उस आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आधार दूसरा जो बना वो दूसरा क्या अधिकार बना कि मेरी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करने से मैं रोका गया। हम त्रिपाठी सर के पास के, हमने कहा सैलरी दीजिए, उन्होंने कहा कोई सैलरी नहीं, ठीक है, ये पढ़ाया नहीं तो सैलरी का है कि, ठीक। तो अब अगर हम बात करें कि अगर आपने मुझे मेरे अधिकार, मेरे कर्तव्यों का पालन करने या मेरी ड्यूटीज का परफॉर्मेंस करने से रोका, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे राइट का वायलेशन हुआ, हम क्लेम कर सकते हैं, सिविल राइट का वायलेशन होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, बिल्कुल बनाई जाएगी, आप बचेंगे नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर आप भी हैं, ठीक है, तो इसलिए लाइबिलिटी बनाई जाएगी, ठीक है, आपको छोड़ दें, ठीक है, आपको, ठीक है। तो वैसे टॉर्ट में बच्चों की भी लाइबिलिटी बनती है ठीक है, टॉर्ट में बच्चे जो होते हैं उनको कोई डिफेंस नहीं दिया जाता है, हाँ, वो नहीं देखा जाता, वो आईपीसी में देखा जाता है, बच्चे मन के सच्चे, डॉली इन कैपेक्स, ठीक है। तो डॉली इन कैपेक्स जो है वो आईपीसी में है, यहाँ पर इसका कोई डिफेंस नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। हमने क्या बताया, सिविल राइट्स का वायलेशन होना चाहिए। आप समझिए इस बात को कि कोर्ट जो है, कोर्ट
जो ऑर्डिनरी सिविल कोड्स हैं, ऑर्डिनरी सिविल कोड्स को एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार ना किया गया कि सभी, देखिए सेक्शन 9 क्या कहता है कि सूट ऑफ सिविल नेचर को डिफाइन नहीं करता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 केवल ये डिक्लेयर करता है, सेक्शन 9 केवल ये प्रोविजन करता है कि सभी सूट ऑफ सिविल नेचर जो होंगे उन पर ऑर्डिनरी सिविल कोड जो होगा, ऑर्डिनरी सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन होगा। सभी सिविल सूट या सिविल नेचर के सूट जो भी होंगे उन पर किसका, ऑर्डिनरी सिविल कोड जो होगा, ऑर्डिनरी सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन होगा, अनलेस या अनटिल, अनलेस अनटिल जब तक उसको एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार ना किया गया। तो अगर कोर्ट को एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली अगर बार कर दिया गया सिविल कोर्ट्स को, तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो वो मैटर्स होंगे, उन मैटर्स पर ऑर्डिनरी सिविल कोड का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। तो समझिए, देखिए एक्सप्रेसली किस तरीके से बार किया गया कि जैसे सेक्शन 11 आप लोग देखते हैं कि कोर्ट को मना कर दिया गया कि आप इस मैटर को नहीं सुनेंगे। तो इस मैटर को नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब वो सिविल मैटर था भी, सिविल राइट का वायलेशन भी हुआ, लेकिन कोर्ट को मना कर दिया गया कि आपको इस मैटर को नहीं सुनना, तो कोर्ट उस मैटर को नहीं सुनेगा। ये क्या हो गया, एक्सप्रेस बार हो गया। इसी तरीके से कुछ सिविल मैटर्स में अगर कोई पार्टिकुलर मैटर है और उस मैटर के कॉन्टेक्स्ट में ज्यूरिसडिक्शन किसी पर्टिकुलर कोर्ट को दे दिया गया, तो भी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट जो होंगे, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट मैटर को नहीं सुन सकती। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि रेंट का मामला, रेंट का कैसा मामला है, सिविल राइट का वायलेशन या क्रिमिनल राइट का वायलेशन, या सिविल राइट्स का वायलेशन। अब रेंट का मैटर है तो रेंट के मैटर्स में अगर हम बात करें तो सिविल राइट्स का वायलेशन है। अब अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं, सिविल जज जूनियर की डिवीजन की कोर्ट में नहीं सूट फाइल कर सकते। हम कहां पर मैटर को लेकर के जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हम जाएंगे। तो देखिए, अब अगर हम बात करें कि 5 लाख का मामला है या मान लीजिए 2 लाख का मामला है, रेंट का मामला, तो हम वैसे किस में जाएंगे, रेंट के हिसाब से सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में हमें जाना चाहिए। लेकिन अब ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट पर जो रोक लगा दी गई है, क्या कहा गया कि रेंट का मैटर जो होगा, रेंट का मैटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनेगा। तो जब रेंट के मैटर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया तो इसका मतलब ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट कौन सी हो गई, सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट। अब ये ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट जो होगा वो उस मैटर की सुनवाई नहीं कर सकती। इसको हम क्या कह देंगे, ये एक्सप्रेस बार है। किसके ज्यूरिसडिक्शन पर एक्सप्रेस बार है, सिविल जज जूनियर डिवीजन की। क्लियर हो गया, रेंट का मामला, ठीक। उसके अलावा में टैक्स से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होते हैं, तो टैक्स का भी मामला कैसा है, सिविल है, ठीक है। उसमें किसी भी क्रिमिनल या कोई ऑफेंस वगैरह नहीं, सिविल मामला है। लेकिन हम अगर बात करें, क्या ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट उसको सुन सकता है, नहीं। टैक्स से संबंधित ट्रिब्यूनल्स जो है उनके द्वारा सुना जाएगा। रेवेन्यू के संबंध में कोई भी मैटर है तो रेवेन्यू का मामला जो है वो कैसा मामला है, क्रिमिनल है, सिविल, सिविल। लेकिन क्या सिविल जज जूनियर डिवीजन सुन सकता है, नहीं। उसको अधिकार, उसके बारे में अधिकार किसको दे दिया गया, रेवेन्यू कोर्ट को अधिकार दे दिया गया। तो जब उसके बारे में रेवेन्यू कोर्ट को अधिकार दे दिया गया तो इसका मतलब अब ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट होगा, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट ऐसे मैटर को नहीं सुन सकता। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये क्या हमने बता दिया कि एक्सप्रेस बार अगर लगा दिया गया तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट जो होंगे, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के द्वारा नहीं सुना सकता। अब एक केस हमने आप लोगों को बताया था, दूल्हा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, वो हम दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे उस केस को, केवल केस बता देंगे, ठीक है। क्या हुआ था वो सब चीजें डिस्कस नहीं, वो आप मेंस के दौरान डिस्कस करने की आवश्यकता थी उसको, ठीक। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्शन दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। शायद साइटेशन था 1986 का है, शायद 1960 है, देख लीजिएगा साइटेशन देखना। देखिए, पिटाई हो गई तो फिर मामला सिविल बचा ही, ठीक है, वो क्रिमिनल हो, ठीक। लेकिन अगर ये संभावना पहले से ही होती कि रेंट का मामला बढ़ते 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 मारपीट तक पहुंच जाएगा, तो भी ये मामला जो था वो सीआरपीसी में चला जाता, सेक्शन 145 सीआरपीसी, ठीक। कहां पर चला जाता, 145 सीआरपीसी। हाँ, ऐसा नहीं होता। आपकी तो शादी भी नहीं हुई, आप तो ऐसे हाँ बोल रहे हैं, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, अब फिलहाल नहीं होता है, हाँ। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें
क्रुएलिटी जो होगा, क्रुएलिटी के लिए अब हस्बैंड जो है, हस्बैंड भी क्रुएलिटी के लिए मामला जो है वो कोर्ट में ला सकता है। पहले ये था, और था भी, रियलिटी में यही था कि जो क्रुएलिटी का शिकार होती थी वो महिलाएं ही होती थी, पहले यही था, ठीक है। लेकिन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो अब हर कोई परेशान है। अब अगर हम बात करें इस समय नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि क्रुएलिटी के लिए वो केस नहीं ला सकते, वो देखिए अगर हम बात करें, नहीं ज्यादा नहीं हो गया, देखिए ये कहना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये चीज हर किसी को समझना चाहिए कि जो अधिकार मिले हैं हम उसका सही तरीके से प्रयोग करें, ना कि गलत तरीके से, ठीक है। चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, ऐसा नहीं कि मेल ने बहुत अच्छी तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। हमारे धर्म ग्रंथ से लेके, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो महिलाओं का बड़ा बुरी तरीके से, ठीक है, क्या बोलते हैं वो, एक थी ढोल, क्या था, ढोल नर नारी, वो ऐसे कुछ करके ना, प्रताड़ना के अधिकारी, नारी मतलब फीमेल जो है, फीमेल हो गया, जानवर हो गया, ठीक है, जानवर हो गया, फीमेल हो गया, इनको सबको क्या किया जाना चाहिए, क्रुएलिटी, प्रताड़ना का मतलब क्रुएलिटी उन पर की जानी चाहिए, ये उसी के अधिकार रखने वाले लोग हैं, ठीक है। जो हमारे धर्म ग्रंथ इस तरीके से बात करता है, ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, ठीक है, ठीक नहीं, हम वो बात नहीं करते। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, आप उस चीज को उस हद तक, जहां तक वो चीजें लॉजिकल है, उस वहां तक एक्सेप्ट करिए, उसके आगे बिल्कुल भी किसी को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, खासकर पढ़े लिखे लोग, कि अब इलॉजिकल तरीके से आपके पैसे पे मंदिर के पुजारी जो हैं, ठीक है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो ऐसे पैसे लुटाने का क्या मतलब है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं। तो क्या बात कर रहा था, सेक्शन 9 क्लियर हो गया आप लोगों को, सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 9 में देखिए क्या प्रोविजन किया गया है कि सूट ऑफ सिविल नेचर जो होगा उस पर सभी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, जब तक कोर्ट को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना कर दिया गया, ठीक। फिर इसके बाद में देखिए, हाँ देखिए जो आप बात कर रही हैं सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया था वो बनाया गया था आर्टिकल 17 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो आर्टिकल 17 चूंकि समाज जो था, समाज में बहुत ही ज्यादा जो क्या बोलते हैं कि छुआछूत का माहौल था, ठीक है, इस वजह से क्या था कि सिविल राइट पहले आया था कि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट आया, और प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया गया कि अगर इस तरीके की एक्टिविटीज जो हैं अगर होती तो उसकी शिकायत करने पर पर्सन को पनिशमेंट दिया जाएगा। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं की गई, उससे वैलिडिटी लेते हुए इस एक्ट को बनाया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि तब भी सोसाइटी में चीजें होती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं पर से पब्लिक सर्वेंट जो थे, पब्लिक सर्वेंट में भी वही लोग थे जो क्या बोलते हैं कि जैसे हम बात करें कास्ट के आधार, हमारे यहाँ पर अगर हम ऑफेंस या गलत चीज की अगर डेफिनेशन बात करें तो वो हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी जाति के हिसाब से उसको तय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर से पब्लिक सर्वेंट जो थे वो भी नहीं सुनते थे, क्योंकि जो शोषित वर्ग था, शोषित वर्ग से तो वो लोग थे नहीं। तो हुआ क्या कि फिर अमेंडमेंट किया गया सिविल राइट प्रोटेक्शन, और अमेंडमेंट करके ये कह दिया गया कि अगर पब्लिक सर्वेंट जो होगा, पब्लिक सर्वेंट से शिकायत अगर की जाती है छुआछूत के मामले की, और वो किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसको अबेटर की तरीके से लायबल बनाया जाएगा। किसको? पब्लिक सर्वेंट को। तो अब खैर जब लायबल बनाया जाएगा तो फिर जाति धर्म तो देखेंगे नहीं, फिर क्या होगा कि अगर इस तरीके का मैटर कोई आता है तो कहीं ना कहीं पर से प्रोसेस जो है करना उनके लिए भी मैंडेटरी हो गया था, ठीक है। तो वो क्रिमिनल मैटर है, उसमें 6 महीने की सजा दी जाती है, ठीक है। वो सिविल नहीं है, वो कैसा है? क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर्स में कोई भी सजा नहीं होती, यहाँ पर क्या किया जाता है? कॉम्पनसेशन दिया जाता है। फाइन जो होता है वो फाइन कहां पर इंपोज किया जाता है? क्रिमिनल मैटर्स। यहाँ पर क्या किया जाएगा? कॉम्पनसेट, मतलब उस पर्सन की पोजीशन में जो गिरावट आई है उसको कॉम्पनसेट देकर उसी पोजीशन में वापस ले आना, ये सिविल मैटर। लोगों के अधिकार की बात की गई, ठीक है, लोगों के अधिकार की बात की गई, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई। सिविल का मतलब सिविल से नहीं है, सिविल का मतलब लोगों की बात की करते हैं, हाँ, सिविलियंस से, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्रिमिनल है, सिविल नहीं। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? एक्सप्रेस बार हो चुका, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जब जो प्रोविजन किया गया, प्रोविजन, इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, 2 एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन देखिए बात करता है कि अगर कुछ रिलीजियस क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है, लेकिन मेन क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि
किससे रिलेटेड है, मेन क्वेश्चन अगर रिलेटेड है सिविल राइट से संबंधित, तो मात्र रिलीजन के आधार पर क्या होगा कि किसी भी पर्सन के द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सिविल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसकी वजह से तो वो क्लेम कर सकता है। मेन क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सिविल राइट का वायलेशन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, सिविल राइट का वायलेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो प्रोविजन किया गया वो किसकी बात करता है, रेस सब जुडिस या वादलंबन। तो हम जब बात करते हैं स्टे ऑफ सूट, तो देखिए जब हम रेस सब जुडिस की बात करते हैं तो रेस सब जुडिस के एसेंशियल्स हम पहले आप लोगों को बता देते हैं कि रेस सब जुडिस के एसेंशियल्स क्या होंगे। पहला कि दो पार्टीज होनी चाहिए, ठीक, और जो पार्टीज होनी चाहिए दो सूट्स होनी चाहिए कि जिसमें से एक सूट को पहले इंस्टीट्यूट किया गया है और दूसरी सूट को बाद में इंस्टीट्यूट किया गया। दोनों सूट्स में पार्टीज जो होनी चाहिए, पार्टीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों सूट्स में पार्टीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, दोनों सूट में कॉज ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सूट्स में सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सूट्स में टाइटल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दोनों सूट्स जो हैं, दोनों सब्जेक्ट मैटर बता दिया, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, टाइटल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन दोनों सूट्स में सेम होना चाहिए, पार्टी सेम होना चाहिए, और मैटर जो होना चाहिए, मैटर कहां पर पेंडिंग होना चाहिए, इंडिया की कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। इंडिया की टेरिटरी से बाहर अगर कोई भी मामला पेंडिंग है तो इंडिया की टेरिटरी से बाहर अगर कोई भी मामला पेंडिंग है तो उस पर सेक्शन 10 जो होगा, सेक्शन 10 के प्रोविजंस को लागू नहीं किया जाए। क्लियर है ये पॉइंट। सेक्शन 10 कब लागू होगा, जब मैटर कहां पर पेंडिंग हो, इंडिया की टेरिटरी में पेंडिंग हो, या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई कोर्ट स्टेब्लिश करी गई है कहां पर, इंडिया की टेरिटरी से बाहर। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की टेरिटरी से बाहर अगर कोई कोर्ट स्टेब्लिश की है तो अगर ऐसी कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है तो उसे भी हम क्या मानेंगे, सेक्शन 10 वहां पर अप्लाई होगा। तो देखिए हम जब बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 10 का, तो सिंपल सी बात है। देखिए हम जब उद्देश्य की बात करते हैं कि दो मैटर्स एक ही पार्टीज के बीच में है तो दोनों पार्टीज को बार बार एक ही मामले में परेशान होना पड़ रहा है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर एक कोर्ट के में मामला पेंडिंग है और दूसरी कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है और दोनों कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, एक कोर्ट ने एक पर्सन के फेवर में दिया और दूसरे कोर्ट ने दूसरे पर्सन के फेवर में दिया, क्या ये पॉसिबिलिटीज है वहां पर, है या नहीं है, तो है। तो इससे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कोर्ट के बारे में, लोग क्या कहेंगे कोर्ट के बारे में, अच्छी बातें करेंगे बुरी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे बुरी बातें, बुरी बातें करेंगे। क्या बुरी बातें करेंगे कि साहब देखिए पार्टीज भी सेम, वही हमने एविडेंस उस कोर्ट में भी पेश किया और वही एविडेंस इस कोर्ट में भी पेश किया, इसने ए के फेवर में डिसीजन दिया और इसने बी के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो लोगों का न्याय से विश्वास उठ जाएगा, ठीक। तीसरी चीज कि अगर एक डिक्री ए के फेवर में आ गई और दूसरी डिक्री बी के फेवर में आ गई तो किस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाए, दोनों में से किस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाए, ये भी दिक्कतें आती हैं। तो हमने क्या किया कि ऐसी कोई दिक्कतें ना आए, ऐसी कोई समस्याएं ना आए, तो इसलिए सीपीसी में क्या प्रोविजन कर दिया गया, सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में ये प्रोविजन कर दिया गया कि अगर कोई भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है और दूसरा मामला कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, दूसरा मामला कोर्ट में अगर इंस्टीट्यूट कर दिया गया है तो दूसरी कोर्ट में अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया है तो उसको मैटर को रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अब जब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो सेक्शन 10 में लिखा हुआ नो कोर्ट शैल, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, नो कोर्ट शैल। तो समझिए इस बात को कि सेक्शन 10 का जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी है, किसके लिए, किसके लिए आदेशात्मक है, कोर्ट के लिए आदेशात्मक है, पार्टीज के लिए आदेशात्मक नहीं, ठीक। किसके लिए मैंडेटरी है, कोर्ट के लिए। पार्टीज का ये कैसा राइट है, प्रोसीजरल राइट है, पार्टीज चाहे तो प्रोसीजरल राइट को वेव भी कर सकती हैं। पार्टीज अगर अपने प्रोसीजरल राइट या अगर हम बात करते हैं कि किस अधिकार की, प्रक्रियात्मक अधिकार जो होता है उसको क्या कर सकती है, वेव भी कर सकती है, उसको त्याग भी सकती है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो सेक्शन 10 में हमने क्या बताया कि किसको रोकना पड़ेगा मामले को, कोर्ट को। तो सेक्शन 10 का जो प्रोविजन है वो किसके लिए मैंडेटरी है, कोर्ट के लिए। पार्टीज पर है क्या मैंडेटरी, नहीं, क्योंकि अगर पार्टीज के लिए मैंडेटरी होता तो क्या लिखा होता, नो कोर्ट एंड पार्टीज, नो कोर्ट एंड पार्टीज। यहां पर केवल क्या लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल। तो नो कोर्ट शैल शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसके लिए अगर हम बात करें
तो कोर्ट जो होगा, कोर्ट में अगर ऑब्जेक्शन किसी ने रेज कर दिया कि साहब हमारे और इनके बीच में ऑलरेडी मामला दूसरी कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट जो होगा, कोर्ट को उस मैटर को रोकना पड़ेगा, उस मैटर को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ये हो गया आपका सेक्शन 10। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 देखिए जो बात करता है रेस जुडिकेटा की। किसकी बात करता है? रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा देखिए यहां पर जो बात करता है रेस जुडिकेटा में क्या बताया गया कि अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी मैटर को डिसाइड कर दिया गया तो अब रेस सब जुडिस में मैटर पेंडिंग होना चाहिए। रेस जुडिकेटा में हमने क्या बताया कि अगर किसी भी मैटर को या उसके जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को अगर डिसाइड कर दिया गया तो उसी आधार पर दोबारा से कोई सूट जो होगा, सूट को कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। क्या बताया मैंने कि अगर कोई भी मैटर किसी कोर्ट के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया तो उसी मैटर को दोबारा से कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। ठीक, चलिए मुझे बताइए क्या अप्लाई होगा यहां पर। ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल की, उसी मैटर पर, सेम मैटर पर बी ने दूसरी कोर्ट जो था, दूसरी कोर्ट में ए के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर दिया। उसी मामले में हमने क्या बताया, दूसरी कोर्ट जो थी, दूसरी कोर्ट में भी बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर दी। पहले वाले मामले में जो डिक्री आई थी वो डिक्री किसके फेवर में आई? ए जो था, ए के फेवर में डिक्री आ गई थी पहले वाले मैटर में। तो अब अगर हम पूछे, क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी आप बताइए मुझे कि यहां पर सेक्शन 10 अप्लाई होगा या सेक्शन 11 अप्लाई होगा? फिर से बता दें, प्रॉब्लम याद है? ए ने बी पर एक सूट फाइल की जिसमें कोर्ट ने डिक्री ए के फेवर में दे दी। दूसरी सूट उसी मामले पर बी ने फिर ए के खिलाफ फाइल कर दी। तो अब अगर हम बात करें यहां पर तो सेक्शन 10 अप्लाई होगा या सेक्शन 11? 10 या 11? क्यों? हाँ, 10 तब अप्लाई होगा जब दोनों मैटर कोर्ट में पेंडिंग, ठीक, और डिसाइडेड है। तो यहां पर डिक्री आ गई तो इसलिए क्या अप्लाई हो जाएगा? सेक्शन 11 इस पर अप्लाई कर दिया जाएगा और इस कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो सेक्शन 10 और 11 में फर्क क्या है कि सेक्शन 10 में पेंडिंग मैटर पर अप्लाई होता है और जबकि सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो उसमें डिसाइडेड मैटर का रेस जुडिकेटा जो होगा वो अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा? पेंडिंग मैटर पर, या अगर इंस्टीट्यूट किया जाता है तो उस पर अप्लाई होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ये भी किसके लिए मैंडेटरी है? नो कोर्ट शैल। यहां पर भी क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? नो कोर्ट शैल शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो ये भी किस पर अप्लाई होगा? केवल और केवल जो कोर्ट जो है, कोर्ट पर ही ये अप्लाई होगा कि कोर्ट उस दूसरे मैटर की सुनवाई जो होगा उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्लियर हो गए पॉइंट? आगे देखिए हम बात करते हैं, इसके साथ में 7-8 एक्सप्लेनेशन दिए गए। सेक्शन 11 जो है इसके साथ में 8 एक्सप्लेनेशन दिए गए। मैं बता देता हूं एक एक एक्सप्लेनेशन को। पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है, पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि कौन सी सूट पहले इंस्टीट्यूट की गई थी रेस जुडिकेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि कौन सी सूट पहले इंस्टीट्यूट की गई, कौन सी सूट बाद में इंस्टीट्यूट की गई, इसका अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जिस भी सूट का डिसीजन पहले आ जाएगा उसका रेस जुडिकेटा जो होगा वो दूसरे पर लगा दिया जाएगा। ठीक, तो आप बताइए, मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? कौन सा पहले इंस्टीट्यूट किया गया था सूट, कौन सा बाद में इंस्टीट्यूट किया गया, ये मीनिंगलेस है रेस जुडिकेटा के लिए। जिस भी सूट का डिसीजन पहले आ जाएगा उसका रेस जुडिकेटा दूसरे वाले मामले पर लगा दिया जाएगा। अनामिका, मैं आपसे पूछूं, ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल और ये सूट फाइल की इसने मान लीजिए फरवरी 2022 में, ठीक है, फेब 2022 में एक सूट फाइल की किसने? ए ने बी के अगेंस्ट। बी ने भी एक सूट जो थी, सूट ए के अगेंस्ट फाइल की थी। कब फाइल की थी? ये इसने फाइल की थी 2020 में। किसके अगेंस्ट फाइल की थी? बी ने ए के अगेंस्ट। ए ने किसके अगेंस्ट 2022 में फाइल कर दी? बी के अगेंस्ट। अब हुआ ये कि यहां पर 2024 जो था, 2024 में इस वाली सूट का डिसीजन पहले आ गया जो बाद में इंस्टीट्यूट की गई थी।
क्या इसका रेजुडिकेटा जो पहले इंस्टीट्यूटेड सूट थी उस पर लगाया जा सकता है? किस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। मतलब कौन सी पहले इंस्टीट्यूट की गई, कौन सी बाद में इंस्टीट्यूट की गई, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। जिसका डिसीजन पहले आ जाएगा उसका रेजुडिकेटा दूसरी सूट जो होगी दूसरी सूट पर लगा दिया जाएगा। ये कौन कहता है? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11। फिर हम बात करते, देखिए मैटर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। रेजुडिकेटा के लिए जरूरी क्या है कि मैटर जो होना चाहिए, मैटर शुड बी फाइनली डिसाइडेड। और जब हम पेंडिंग की बात करते हैं तो पेंडिंग का मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी मैटर अपील में पेंडिंग, अपील में पेंडिंग है तो क्या उसको हम पेंडेंसी ऑफ सूट कहेंगे? तब भी उसको पेंडेंसी ऑफ सूट कहा जाएगा। तो सेकेंड एक्सप्लेनेशन देखिए जो बात करता है, सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है, सुन लीजिए। सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर कोई भी मामला अपीलेट कोर्ट में पेंडिंग है, तो अगर अपीलेट कोर्ट में पेंडिंग है तो रेस जुडिकेटा के लिए ये फैक्ट जो होगा, ये फैक्ट की अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक, अपीलेट कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो वहां पर रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा, वहां पर भी रेस जुडिकेटा ही अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा रेस जुडिकेटा? इससे मतलब ये है कि ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन होगा, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही रेस जुडिकेटा अप्लाई किया जाएगा, भले ही मामला जो है वो अपील में पेंडिंग। तो जब हम अपील की बात करते हैं कि कोई भी मैटर अपील में पेंडिंग है, तो कोई भी मैटर अगर अपील में पेंडिंग हो तो अपील में पेंडिंग होने का मतलब ये है कि वो मैटर डिसाइडेड नहीं है। हम अगर बात करें कि अपील में पेंडिंग है तो वो मैटर डिसाइडेड नहीं है, लेकिन रेस जुडिकेटा के लिए उसको क्या माना जाएगा? डिसाइडेड ही माना जाएगा। ये कौन कहता है? सेकेंड एक्सप्लेनेशन। क्लियर हो गया पॉइंट? फिर देखिए हम अगर बात करें कि रेस जुडिकेटा किस पर अप्लाई होता है, सूट पर तो होता ही होता है, लेकिन जो इश्यूज होते हैं इश्यूज पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। तो अब अगर हम बात करें कि देखिए किसी भी मैटर में मान लीजिए ये 5 इश्यूज हो सकते थे, 5 इश्यूज हो सकते थे किसी भी मैटर में, और इन 5 के 5 इश्यूज को किसी पार्टी के द्वारा रेज किया गया। तो अगर 5 के 5 इश्यूज को रेज किया गया और 5 के 5 इश्यूज को कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया, तो अगर सबको रेज किया गया और सबको कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो यहां पर जो अप्लाई होगा वो अप्लाई क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रेस जुडिकेटा। क्या अप्लाई हो जाएगा? डायरेक्ट रेस जुडिकेटा। तो ये प्रोविजन कहां पर किया गया? सेक्शन 11 के थर्ड एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 11 का थर्ड एक्सप्लेनेशन जो बात करता है वो किसकी बात करता है? डायरेक्ट रेस जुडिकेटा। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि जिस इशू को रेज किया जाना चाहिए था उसको रेज किया भी गया और कोर्ट ने उसको डिसाइड भी किया, तो उस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? डायरेक्ट रेस जुडिकेटा। अब अगर हम बात करें कि 5 इश्यूज थे, 5 इश्यूज में से 4 इश्यूज को तो रेज किया गया, लेकिन ये 2 इश्यूज जो थे, इन 2 इश्यूज को रेज नहीं किया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या पार्टी जो थी, पार्टी को इन इश्यूज को रेज करना चाहिए था, रेज करना चाहिए था, तब भी उसने रेज नहीं किया। रेज करना चाहिए था, उसने उन इश्यूज को रेज नहीं किया। अपने डिफेंस के रूप में उसका प्रयोग कर सकता था, डिफेंस के रूप में उसने प्रयोग नहीं किया। दूसरी पार्टी पर अटैक के रूप में उसका प्रयोग कर सकता था, उसने प्रयोग नहीं किया। क्या यहाँ पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा या अप्लाई नहीं होगा? तो इस पर डायरेक्ट रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, इस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। क्या अप्लाई हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का जो प्रोविजन किया गया, प्रोविजन कहां पर किया गया? सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कल की क्लास में बाकी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई डाउट है अभी बताया है, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया आपने। बिल्कुल अप्लाई होगा अगर ऑब्जेक्शन किया गया तो। इसीलिए मैंने कहा था ना, ये एक प्रोसीजरल राइट है, अगर पार्टी चाहे तो उसको वेव कर सकती है। तो अगर वेव करेंगे तभी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आएगा, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। रिलीफ, वो भी रिलीफ जो मांगेंगे वही तो देगा। हाँ, वो रेमेडी, ठीक है। देखिए कोई ऑनलाइन है कमेंट? नहीं है कोई कमेंट? चलिए, थैंक यू क्लास।